नमस्कार दोस्तों, आज 19 दिसंबर 2016 का जो हमारा प्रीलिम फोकस्ड न्यूज एनालिसिस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट न्यूज़ पे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रंट न्यूज़ पे देखिए, जो पहली न्यूज़ है फ्रंट न्यूज़, वही प्रीलिम और मेंस के दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, सरकार ने एक कन्वेंशन को पीछे छोड़ते हुए, देखिए आर्मी में एक कन्वेंशन है कि जो सबसे सीनियर जनरल होते हैं वही आर्मी के चीफ की पोस्ट पर जाते हैं, लेकिन सरकार ने इस बार क्या किया, मिस्टर विपिन रावत से भी दो सीनियर जनरल्स, एक परवीन बख्शी और दूसरे एक और हैं, इनको पीछे छोड़ते हुए मिस्टर रावत को अपॉइंट किया है। सरकार ने इसके पीछे क्या तर्क दिया है, देखिए सरकार कहती है कि जो रावत को है वो ऑपरेशंस का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी मिलिटेंट्स को, आतंकवादियों को हैंडल करने का, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने का इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब देखिए फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि अभी हमारे देश में देख लीजिए, वेस्ट में देख लीजिए आप, पाकिस्तान टेररिस्ट को फ्लश करता है हमारे अंदर में, हमारे देश के अंदर में। और दूसरा देख लीजिए आप, बाकी हर फ्रंट में ही देख लीजिए जम्मू कश्मीर में सिचुएशन कैसी है। तो आर्मी के लिए ऐसी चीफ की आवश्यकता है जो ऑपरेशंस को चला सके और ऑपरेशंस के लिहाज से उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष यह कहता है कि ये सरकार का साफ साफ दखल है, एक इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये आर्मी के अंदर में। तो होगा क्या इससे, ये गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है। कल को क्या होंगे, जो आर्मी के जनरल होंगे, आर्मी के जनरल सरकार की चापलूसी करेंगे और सोचेंगे कि अगर सरकार की चापलूसी हम करते हैं तो क्या पता हमें आर्मी के जो चीफ का पोस्ट है वो मिल जाए। तो ये देखिए इससे होगा क्या, एक इंटरफेरेंस बढ़ेगी आर्मी के अंदर, जो कि अच्छी बात नहीं है। दूसरा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिहाज से। देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का वो है ऑर्डर, कह सकते हैं आप उसे, ऑर्डर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो, लेकिन मैंने इसमें से एक प्रीलिम का क्वेश्चन निकाला। देखिए कोई भी ट्रिब्यूनल होती है, आपको पता ही होगा, कोई भी ट्रिब्यूनल होती है तो इसका डिसीजन पहले जाता है हाई कोर्ट के पास में, सभी का। ये देखिए एक्सेप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल मान लीजिए, कोई भी और कैट मान लीजिए, सबका डिसीजन जाता है, सबका, यानी इसके खिलाफ आपको अपील करनी हो तो पहले आपको अपील करनी होती है हाई कोर्ट के खिलाफ में, हाई कोर्ट से ऊपर जाते हो आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में। लेकिन एकमात्र ये एक्सेप्शन है कि जो आर्म्स ट्रिब्यूनल है, जो आर्म्स ट्रिब्यूनल है उसका जो सीधा का सीधा जाता है, जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो ये आप चेक कर लेना क्या मैं सही हूँ, मतलब एक एक्सेप्शन है ये। जो बाकी ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनकी अपील जाती है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। जो आर्म्स ट्रिब्यूनल होता है यानी आर्मी से रिलेटेड, उनकी अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप ये चेक करके देख लेना। दूसरा देखिए, ये प्रोजेक्ट स्माइल है, मेंस के लिए एक छोटा सा पॉइंट यूज कर सकते हैं, वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट का है, लेकिन प्रोजेक्ट स्माइल है ये जो ऐसे चिल्ड्रंस जिनकी जैसे लर्निंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तो उनको ये प्रोजेक्ट जो स्माइल है रिकॉग्नाइज करेगा ऐसे स्टूडेंट्स को, ताकि उन स्टूडेंट्स की जो मेंटली काफ़ी धीमे से लर्न करते हैं या फिर नहीं लर्न कर सकते, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, ऐसे बच्चों को रिकॉग्नाइज करके उनकी पहचान करके उनको कैपेबल बनाया जाएगा कि वो भी अच्छे से सीख सकें। तो छोटा सा एग्जाम्पल यूज करने के लिए है। अब आगे क्या हुआ है, अब आगे देखिए, ये प्रीलिम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नीचे देखिए, नीचे पक्षी देखिए यहाँ पर, अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन्स एक ऐसा पक्षी, देखिए वैसे तो ये पाया जाता है हमारा जो साइबेरियन रीजन में पाया जाता है, लेकिन एक ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, जैसे अगर ज़्यादा सर्दियों हो तो ये हमारे रीजन में भी कई बार आ जाता है। देखिए होता क्या है, आमतौर पे देखिए ये हमारे रीजन में आता है तो काफ़ी बार ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है ये। अब कहाँ देखने को मिला है, अब ये केरला में देखने को मिलेगा, मालपूजा कुछ इस टाइप का डैम है केरला के अंदर में, यहाँ पहली बार ये अमूर फाल्कन देखने को मिला है। तो अपने आप में ये अजीबोगरीब बात है। तो देखिए न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है कि अमूर फाल्कन्स कहाँ से आते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज हैं कि नहीं है। आमतौर पर साइबेरियन रीजन में पाता है और मंगोलिया टाइप में भी मिलता है। तो कहा यह जा रहा है कि केरला में जो अभी मिल रहा है ये हो सकता है कि इन रूट हो, क्या पता मंगोलिया जा रहे हो और रास्ते में हो। लेकिन देखिए कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ तो ये कई बार दिख जाते हैं, लेकिन केरला में इनका दिखना पहली बार है। तो इतना तो आप छोड़िए कहाँ दिख रहे हैं कहाँ नहीं दिख रहे, बस अमूर फाल्कन ये याद रखिए कहाँ होता है तो साइबेरियन स्पीसीज है। और दूसरा ये भी याद रखिए अगर इंडिया के अंदर होता है कि नहीं होता। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्या है, अमूर फाल्कन जो है वनरेबल है, इंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकल इंडेंजर्ड है? ये प्रीलिम के लिहाज से इंपॉर्टेंट, तो आप इसका आंसर दीजिए, अमूर फाल्कन कौन सी लिस्ट में आता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए एक छोटी सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए इंटरस्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड ये न्यूज़ है। यानी हुआ क्या है, सरकार ने जब देखिए आपको पता होगा 262 हमारा आर्टिकल है, उसके तहत में सरकार ने 1956 में, उसके तहत सरकार ने 1956 में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बोर्ड बनाया था, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बोर्ड। इसमें क्या होता है,
इससे देखिए ये होता है, कोई भी स्टेट जिसको दिक्कत है पानी के समझौते से, यानी दूसरे स्टेट से उसको पानी डिवाइड करना है, तो उसको कोई समझौते में दिक्कत है तो वो क्या जाएगा, सेंटर के पास जाएगा और सेंटर को कहेगा कि देखिए जी दूसरा स्टेट हमें पानी नहीं दे रहा है, तो आप एक ट्रिब्यूनल का गठन कीजिए, यानी एक कोर्ट, ट्रिब्यूनल एक कोर्ट की तरह होता है, ट्रिब्यूनल का गठन कीजिए जो कि हमारे दोनों स्टेट से बीच में वाटर डिवाइड करेगा। तो इस तरह की चीज़ है ये ट्रिब्यूनल। और दूसरा देखिए अब कई सारे हम अभी तक ट्रिब्यूनल आ चुके हैं, जैसे कावेरी के ट्रिब्यूनल, आपने देखा वो कावेरी रिवर पे क्राइसिस हुए तो जो कावेरी का ट्रिब्यूनल आया था 1993 में, जिसका डिसीजन भी आया था 2007 में। हर एक रिवर पे, यानी देख लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए सतलुज यमुना लिंक है, उस पर भी ट्रिब्यूनल है, महादाई पे भी ट्रिब्यूनल है, तो काफ़ी सारी 6-7 नदियाँ हैं जिसमें ट्रिब्यूनल अभी तक बनाए गए हैं। तो अब देखिए सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि बजाय इसके कि हर एक नदी के लिए, हर एक डिस्प्यूट के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाए, एक ही ट्रिब्यूनल में सारे की सारी जो डिस्प्यूट्स हैं वही सोल्व किए जाएं। यानी देखिए ट्रिब्यूनल एक ही होगा लेकिन अलग अलग डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए ब्रांचेज अलग अलग हो सकती हैं। तो ये डिसीजन सरकार ने लिया है। एक बार देखिए अब क्या होगा, एक बार कोई नदी का अगर डिस्प्यूट सोल्व हो गया तो वो ब्रांच अपने आप खत्म हो जाएगी, यानी ट्रिब्यूनल एक ही रहेगा। और इसके अलावा देखिए एक सरकार ने यह भी बात की है कि डिस्प्यूट रेजुलेशन कमेटी, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्यूट रेजुलेशन कमेटी, तो ये क्या करेगी, डिस्प्यूट रेजुलेशन कमेटी पहले सोल्व करेगी, यानी कोशिश करेगी कि ट्रिब्यूनल पर जाने से पहले इस जो पानी से रिलेटेड कोई चीज़ है या कोई डिस्प्यूट है तो उसको सोल्व किया जा सके। तो ये छोटी सी खबर है। अब देख लेते हैं आगे। आगे देखिए इसमें कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें तो बात वही है, ये तो वही है कि जो आर्मी के कई सेक्शंस या सर्विंग ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमारे अंदर में इंटरफेरेंस है। और इसके अलावा कौन सी 370 का आपको पता ही है, 370 देखिए जम्मू कश्मीर में है, स्पेशल आर्टिकल है जिसमें जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा प्राप्त है और इसमें जम्मू कश्मीर में अलग से फ्लैग है, अलग से इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ की असेंबली 6 साल के लिए चुनी जाती है और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इनके, एमरजेंसी यहाँ में नहीं लग सकती स्टेट की अनुमति के बिना। और बस यही है। और जैसे अब जो उमर अब्दुल्ला है वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डाइल्यूट होने दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट है वो है जो जम्मू कश्मीर है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि वो सोवरिन नहीं है। तो इसी से रिलेटेड तो देखिए 370 हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। 370 का इस बार मेंस में क्वेश्चन भी आया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आप बताइए कि 370 का सोल्यूशन क्या निकल सकता है। काफ़ी जनरल क्वेश्चन ये हो गया है लेकिन फिर भी आप अपनी राय जरूर रखिए इस पे, 370 का सोल्यूशन क्या हो सकता है। और देख लेते हैं इसमें एक, देखिए ये आर्मी के चंदे, ये जो इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। अब देखिए अभी फिलहाल की सिचुएशन क्या है। फिलहाल की सिचुएशन देखिए ऐसी है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 2000 से देखिए ऊपर चंदा मिलता है तो उसको 2000 से ऊपर चंदा मिलता है तो ही उसे बताने की जरूरत है। 2000 से नीचे का चंदा मिलता है तो उसको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करती हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने सारे चंदे को ऐसा बताते हैं कि हमें 2000 से नीचे ही मिला है। यानी आप बीएसपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बीएसपी पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, इनको देखिए काफ़ी सारा चंदा मिला और इन्होंने क्या कहा, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप डिक्लेयर कीजिए कि आपको कितना चंदा मिला है और किस किस ने दिया है, तो इन्होंने बताया कि हमें जितना भी चंदा मिला वो 2000 से नीचे का मिला है, इसलिए हम बता नहीं सकते आपको, ऐसा रूल अभी है। तो इलेक्शन कमीशन ने 2-3 चीज़ें कही हैं। एक तो यानी जो एनोनिमस चंदा आए, यानी बिना नाम का चंदा आए 2000 या 2000 से ऊपर, वो अपने आप इलीगल हो जाए, इनवैलिड हो जाए। अभी जो ये है, जो मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट है वो 20,000 है, यानी 20,000 से ऊपर या फिर 20,000 से ऊपर कोई भी एनोनिमस यानी इलीगल चंदा आता है तो वो अपने आप इलीगल हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसको 20,000 से घटाकर 2,000 कर दिया जाए। तो देखिए 2 अलग अलग पॉइंट हो गए, एक तो इनको डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है इस केस में, और दूसरा ये इलेक्शन कमीशन का पॉइंट है। और देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो देखिए ये आर्टिकल है चाइना का, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे थोड़ी सी बात है इसमें। हुआ क्या, जो यूएस का एक जो अंडर वाटर ड्रोन था वो एक क्लाइमेट से, यानी जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर था वाटर के नीचे, जैसे सैलिनिटी टेम्परेचर कितना है, उस बारे में डेटा इकट्ठा कर रहा था। तो चाइना ने उसको सीज कर लिया, यानी यूएस के ड्रोन को पकड़ लिया जो पानी के नीचे उस साउथ चाइना सी में घूम रहा था। तो अब उसी पे छोटा मोटा विवाद खड़ा हुआ है। ट्रंप कहता है कि आप रख लो उस ड्रोन को, हमें नहीं चाहिए, आपने ऐसा किया क्यों, इस तरह की बातें आपको पता ही है ट्रंप क्या कहते हैं। और चाइना कहते हैं एरोगेंस किस लिए है और हम बाद में आपका एयरक्राफ्ट भी पकड़ लेंगे। तो इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए कुछ खास ऐसा। और हाँ, एक वेनेजुएला का ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्री के लिहाज से है।
वेनेजुला में भी, वेनेजुला आपको पता होगा साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, तो वेनेजुला ने भी हमारी तरह नोटबंदी की, डिमोनेटाइजेशन वेनेजुला ने किया, लेकिन देखिए वहाँ पे बहुत दिक्कतें हो गई। वेनेजुला आपको पता होगा एक तरह से अभी भी कम्युनिस्ट कंट्री है और वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे नोटबंदी होने से काफ़ी तरह की दिक्कतें हो गई, क्राइम स्टार्ट हो गया, लोग जो सुपरमार्केट होती हैं, जैसे एक ग्रोसरी स्टोर होते हैं, उनको लूटना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे तो क्राइसिस पैदा हो गए। देखो हमारे देश के लोग काफ़ी अच्छे हैं, फिर भी कुछ भी कहो आप, हमारे देश ने जो डिमोनेटाइजेशन के हमारे देश के लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको लिया है। वो बात अलग है कि सरकार के खिलाफ हैं, पक्ष में है, फिर भी एक धैर्य बनाए रखा है। वेनेजुला में ये बिल्कुल अभी क्राइसिस सामने आ गए हैं, और वेनेजुला में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, 750% के आसपास है। तो ये क्वेश्चन साफ साफ प्री में पूछा जा सकता है कि भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश है जिसने डिमोनेटाइजेशन किया है। तो आगे देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये तो न्यूज़ कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अब इस पर बात पर विवाद है। पहले देखिए 15 लाख करोड़ के आसपास जो करेंसी थी वो सर्कुलेशन में थी, और हुआ क्या, सरकार ने यह सोचा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में काफ़ी करेंसी सरकार के पास वापस एक्सचेंज के लिए नहीं आएगी, आरबीआई के पास वापस नहीं आएगी। तो आरबीआई ने एक डेटा दिया कि हमारे पास अभी तक 12.4 लाख करोड़ तो आ ही गई है, ऑलमोस्ट इतनी। तो सरकार ने कहा है इतनी नहीं आई होगी, आप गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप डबल काउंटिंग कर रहे हो। तो आरबीआई कह रही है नहीं, हम डबल काउंटिंग नहीं कर रहे। इस तरह की कोई खबर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेंस के लिए थोड़े देखिए, नॉलेज हमेशा कारगर होती है। कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करने के काम आ जाते हैं प्री के लिए। एक ये थोड़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। हुआ क्या है, देखिए एक 10,000 करोड़ के एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको फंड्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करने के लिए हमारे कंट्री में 10,000 करोड़ का एक फंड बनाने का प्रपोजल है। स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत ये जो है फंड बनाया जाएगा, और इसमें इन्हेंस्ड गारंटी होएगी। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड बनाना हमेशा दिक्कत होता है, क्योंकि कोई भी आप देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको ब्रिज बनाना है या दिल्ली मेट्रो की रेल बनानी है। अब ऐसा तो है नहीं दिल्ली मेट्रो के लिए रेल बनेगी 1-2 साल में बन जाएगी, तो काफ़ी साल, 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई भी पैसे देने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। तो एक तो देखिए सरकार ने क्या क्या चलाया है। सरकार ने एक तो NIIF पिछले साल जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड चलाया था 20,000 करोड़ का। उसके अलावा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जुटाने के लिए क्या क्या कर रही है, और उसके लिए सरकार देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड बनाने के लिए जो नॉर्म्स हैं वो आसान बना रही है। यानी कॉर्पोरेट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं वो बॉन्ड अपने मार्केट में उतारें, और बॉन्ड्स लोग उसको खरीदें, और बॉन्ड्स के थ्रू वो पैसा इकट्ठा करें और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लगाएं। इसमें जो 10,000 करोड़ का जो फंड इन्वेस्ट करना जा रही है सरकार, इसमें काफ़ी प्रमोटर्स होंगे, यानी कंपनी जो पैसा लगाएंगे, एक LIC होगा, GIC ऐसे होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ। देखिए जो ये फंड बनेगा उसका नाम होगा NBFC और IFC। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और क्वेश्चन ये है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कौन करता है। जैसे कंपनीज के लिए अलग है, और जो जैसे बैंक्स के लिए RBI है, और कंपनीज के जो ऊपर के नीचे चीज़ें होती हैं वो SEBI उसको देखता है। तो देखिए NBFI को रेगुलेट कौन सा करता है, कौन सी बॉडीज़ को रेगुलेट करती है। और NBI ये तो आपको पता ही होगा, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है बैंक से कैसे अलग हैं। चलो आप ये भी बताइए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक से कैसे अलग हैं। इसमें SLR रेट देते हैं क्या नहीं देते, जैसे CRR रेट है, एक सेकंड, जैसे CRR रेट है या फिर रेपो रेट है, क्या ये रेपो रेट और CRR रेट है, क्या इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इनको भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए हो गए, एक इनको रेगुलेट कौन करता है, एक ये कैसे अलग है बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं मैपिंग का देखिए, मैपिंग के लिए सबसे पहले तो हम पॉलिटिकल मैप हमें देखना पड़ेगा, कम से कम हमें कंट्रीज़ का तो पता हो कौन कौन सी हैं, तभी तो हम वहाँ के जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो अफ्रीका के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखिए। अफ्रीका का जो एरिया है, एरिया वाइज कंटिनेंट में अफ्रीका 2nd नंबर पर है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी 2nd नंबर पर है। पूरे वर्ल्ड की जो 20% एरिया इसका है, 40% तो इसका जो देखिए एरिया वो है डेजर्ट ही है, यानी मरुस्थल है, और फॉरेस्ट इसका पूरे का देखिए 20% है। अफ्रीका का पूरा जो एरिया है उसका 20% फॉरेस्ट है। और ट्रॉपिकल अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल देखिए इक्वेटर के आसपास होता है। अगर ट्रॉपिकल देखें तो उसका देखिए 20% तो यानी पूरे दुनिया में लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है ट्रॉपिकल वाइज ये अफ्रीका है। और आधे से ज़्यादा अफ्रीका में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं इसके। तो देखिए आप
अब इसको पॉलिटिकल का मैप करने का कोई सोल्यूशन है नहीं, बार बार इसको देखा जाए, इसी से ये कंट्रीज याद हो सकते हैं कौन सा कहाँ है। तो आप एक बार नज़र डाल लीजिए यहाँ पर, देखिए ऊपर कौन कौन से हैं। ऊपर वेस्टर्न अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, यहाँ पे देखिए लीबिया, इजिप्ट ऊपर देखिए, और नीचे सूडान, इथोपिया, यहाँ पे अर्सिया भी है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कीनिया, तंजानिया और मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, अंगोला, और देखिए ये सारे हैं। तो ये तो एक इनको करने का सोल्यूशन एक ही निकलता है कि बार बार हम इसको रिवाइज करें। तो हम इसका सोल्यूशन ये निकालेंगे कि जब भी कोई चीज़ आती है करंट अफेयर में या फिर कुछ भी हो इन कंट्री से रिलेटेड, तो मैप हम डिस्कस कर लेंगे। मैप की पिक्चर यहाँ पे आपको स्लाइड में मिल जाएगी, तो बार बार रिवाइज करने से हमें याद हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, देखिए क्वेश्चन 2-3 तरह से यहाँ बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है पॉलिटिकल मैप में भी कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं जहां समुद्र नहीं मिलता। तो देखिए बीच के जो कंट्रीज हैं वो लैंडलॉक्ड, जहां समुद्र नहीं मिलता। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज जो है अफ्रीका में लैंडलॉक्ड हैं। तो देखिए 47 में से, वैसे तो 47 देश हैं, लेकिन अगर आइलैंड कंट्रीज को भी मान लिया जाए तो 54 देश अफ्रीका के अंदर में है। अब देखिए इनमें से 54 में से या फिर 47 में से 15 जो देश हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, यानी ये किसी भी समुद्र यहाँ पे नहीं मिलता। और कौन से देश जो हैं वो लैंडलॉक्ड है, उनके नाम देख लीजिए। जो ये है बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन, और जो चड, इथोपिया, लिसोथो, और ये माली, नाइजर, रवांडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो थोड़ा सा अब मैप में नजर डाल लेते हैं कहाँ कहाँ हैं। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए बोस्तानवा हमने डिस्कस किया, जाम्बिया हमने डिस्कस किया, जिम्बाब्वे हमने डिस्कस किया। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, बार बार करेंगे तो याद होगा। ऐसा कोई इसका ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि केमिकल कुछ मिल जाए, हम उसे पी लें और हमें याद हो जाएंगे। तो बार बार डिस्कस करेंगे तो याद हो जाएंगे। अच्छा, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि किसी को इसकी ट्रिक कुछ याद है, अगर आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक है कि ये मैपिंग की कुछ भी जिससे सारे के सारे याद हो जाएं कि कौन से लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो उसको आप कमेंट की फॉर्म में शेयर करें ताकि सबको वो ट्रिक मिल जाए और सारे उसको उसी हिसाब से याद कर सकें। छोटी ट्रिक्स कई बार होती हैं। तो देखिए ये है लैंडलॉक्ड बोस्तानवा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो नहीं है। ये देखिए साइड में, देखिए साइड में कोस्टल की तरफ एक सुरंग जा रही है। सुरंग मत कहिए इसको, एक जो कोस्टल के लिए आप कह सकते हैं स्ट्रेट, जो भी इसको कहिए, मतलब एक्सेस है इनकी। सूडान, और देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चड और नाइजर, ये सारे हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। सॉरी। उसके बाद में देखते हैं कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिए इक्वेटर कौन कौन से देशों से पास होता है। इक्वेटर कौन कौन से देशों से पास होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेटर पास होता है, देखिए गैबन से, कोंगो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से। 2 कोंगो है यहाँ पे, एक कोंगो है सिंपल वाला, एक कोंगो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कोंगो, एक युगांडा से और एक कीनिया से, सोमालिया से। अभी दोबारा पिक्चर में भी हम सब देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन कौन से देशों से पास होता है, देखिए बाहामास और मेक्सिको, और जो माली है, और वेस्टर्न सहारा है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है, इन सब देशों से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता ही होगा 23.3 कितने डिग्री की होती है, ऊपर होती है जो इक्वेटर से। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको पता होगा, इसमें नमीबिया, बोस्तानवा, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक जो नीचे जाती हैं। तो अब इसको मैप में देखते हैं, याद हो जाएगा इससे। ये देखिए यहाँ पे मैप है, तो यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से देखिए, बार बार सर्कल कर रहा हूँ जिससे यहाँ से इक्वेटर लाइन पास होती है। तो इक्वेटर यहाँ से देखिए कैसे कैसे जा रही है, गैबन से जा रही है, कोंगो से जा रही है, कीनिया से जा रही है, युगांडा से जा रही है, सोमालिया से जा रही है। ठीक है, याद हो गए। गैबन, इसकी तो ट्रिक्स है, इसकी तो ट्रिक्स नेट पर अवेलेबल है, और आप हो सके तो कमेंट में शेयर करना ताकि सभी उस ट्रिक को देख सकें। गैबन से जा रही है, डेमोक्रेटिक कोंगो से जा रही है, और दूसरे कोंगो से भी जा रही है, युगांडा से जा रही है, और कीनिया से जा रही है, सोमालिया से जा रही है। यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से देख लीजिए, वेस्टर्न सहारा से जा रही है, और उसके बाद में देखिए मोरिशाना जो ये नाम है यहाँ से जा रही है, और माली से जा रही है। उसके बाद में देखिए अल्जीरिया से जा रही है, और लीबिया से भी जा रही है, और अफ्रीका से भी जा रही है। तो दोबारा से बोलता हूँ मैं, वेस्टर्न सहारा से जा रही है, और जो ये नाम है मोरिशानिया, क्या पता क्या नाम है ये, माली से जा रही है, अल्जीरिया से जा रही है, लीबिया से जा रही है, इजिप्ट से जा रही है। फिर से बता रहा हूँ, कुछ ऐसा सॉल्यूशन है नहीं, बार बार याद करेंगे, बार बार मैप देखने से याद होंगे, तो बार बार ये मैप हम डिस्कस करते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए अगर आपको यूँ लग रहा हो एक बार में कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। बार बार मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा और बार बार रिवाइज हम इस चीज़ को करेंगे। और देख लेते हैं कि ये जो है हमारी नीचे वाली लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से देशों से जा रही है। ये जाती है नामीबिया के अंदर से, और बोस्तानवा के अंदर से,
और यहाँ से देखिए जिम्बाब्वे से नहीं जाती, नीचे जा रही है, देखिए जिम्बाब्वे से नहीं जाती, नीचे बिल्कुल नीचे देखिए। साउथ अफ्रीका से जाती है, फिर ये जाती है मोजाम्बिक, ये देखिए यहाँ पे मोजाम्बिक भी है, और फिर जाती है मदागास्कर के से। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, बार बार इसको डिस्कस करते रहेंगे। एक बार में अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, बार बार डिस्कस करेंगे। जब फिजिकल करेंगे तब भी करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक ये याद नहीं हो जाते। और क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, चिंता मत कीजिए, आपका टेस्ट भी होगा। देखिए अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, कल हमने ब्रिक्स डिस्कस किया था, तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक देखिए 100 बिलियन इनका इनिशियल जो है वो फंडिंग है, और बराबर की होएगी। यहाँ पे देखिए 50 बिलियन में जो है वो बराबर की है, यानी 10-10 बिलियन की, लेकिन इसमें बराबर की नहीं है। 100 बिलियन का इनिशियल जो इसका ऑथराइज्ड कैपिटल है। फर्स्ट जो इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फर्स्ट चेयर होगा रशिया के पास में, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो हमारे KM कामत है, वो इंडिया से हैं। और फंड्स बैंक मैनेज्ड होंगे इसमें, बैंक जो मैनेजमेंट है वो फंड्स डिसाइड करेगा और उनको मैनेज करेगा। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो संघाई में होगा। इस पे क्वेश्चन आया था, वो हम अभी देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट का जो रीजनल जो ब्रांच होगी वो साउथ अफ्रीका में होगी। तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। दोबारा से आपको रिवाइज करवाता हूँ। फर्स्ट चेयर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो रशिया में है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बैंक्स हैं वो इंडिया के अंदर है। जो हमारे KM कामत है, बैंक्स इनको मैनेज करेगा। संघाई में इनका हेडक्वार्टर है। रीजनल ब्रांच है वो अफ्रीका में है। याद हो गए ना सब? दोबारा से बोलूँ? ठीक है, बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। फर्स्ट चेयरमैन है वो ब्राज़ील के, जो देखिए वो रशिया के हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन है, और ब्राज़ील के हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो इसको याद रखिएगा, नीचे देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हैं वो रशिया के हैं, और चेयरमैन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं वो ब्राज़ीलियन से हैं। तो इंडिया के हमारे KM कामत साहब हैं, और संघाई का इनका हेडक्वार्टर है, जोहान्सबर्ग में इनकी रीजनल ब्रांच है। तो बस याद रखिएगा, ये थोड़ी बहुत 4-5 फैक्ट हैं, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद में क्या है, ये क्वेश्चन है, देखिए प्रीलिम 2016 में आया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये है। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या APEC द्वारा बनाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। हेडक्वार्टर क्या संघाई में है? हाँ जी संघाई में है, मान लीजिए आप, तो ऑप्शन ठीक हो गया है। इतने आसान क्वेश्चन देखिए आते हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आप सुन लीजिए। देखिए राइटिंग बेकार आती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, तो आप सुनने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा बनाया जाता है? एक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, दूसरा ऑप्शन है इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और तीसरा ऑप्शन है देखिए साहित्य अकेडमी, और चौथा ऑप्शन इसका बनता है इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट फॉर आर्ट्स, यानी इंदिरा गांधी नेशनल। राइटिंग बहुत ख़राब आती है, क्योंकि एक तो ऊपर से सर्दी है, ऊपर से नहीं लिखा जाता जल्दी जल्दी। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सुन लीजिए दोबारा से कि जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो अक्टूबर में हुआ था वो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया है? जिसका आंसर देखिए आपने सोच ही लिया होगा, वो जो सेलिब्रेट किया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। तो ये सारे गलत ऑप्शन हो गए कि साहित्य अकेडमी द्वारा, या फिर इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट के द्वारा, या फिर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री द्वारा ये बनाया जाता है। ध्यान से सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो दूसरा देख लीजिए, एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, जो एक बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये UN का पार्ट है क्या नहीं है। दूसरा इसका जो है पार्ट ये है कि क्या इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है या फिर नहीं है। तो आप इसका आंसर सोच लीजिए। पहला ऑप्शन क्या ये UN का पार्ट है कि नहीं है, दूसरा ऑप्शन क्या ये इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है क्या नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन UN का पार्ट ये है, बिल्कुल है, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या ये इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है? नहीं भाई नहीं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम यानी इटली में है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही हुई, दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हुई। ये भी सुर्खियों में था, क्योंकि देखिए सीरिया में जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन ने काफ़ी हेल्प प्रदान की है, इसलिए ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सुर्खियों में है। दूसरा क्वेश्चन हम इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। FDI इनमें से किन किन इंस्टीट्यूशंस में बैन है? पहला ऑप्शन है देखिए, क्या लॉटरी बिजनेस में जो है FDI बैन है? और दूसरा ऑप्शन देखिए, क्या जो चिट फंड्स का बिजनेस होता है, चिट फंड्स के बिजनेस में FDI बैन है क्या नहीं है? तीसरा जो ऑप्शन इसका है, क्या जो निधि कंपनी होती हैं जो छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करती हैं जनता से कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसी कंपनीज या फिर चिट फंड्स भी सेम तरह के कंसेप्ट ही हैं, क्या निधि कंपनीज हैं वो FDI इनमें बैन है क्या नहीं है? चौथा ऑप्शन आपको देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, चिरूट्स एंड सिगरेट्स ऑफ तंबाकू। ये भी आप मतलब तंबाकू या फिर सिगरेट्स, ये इनमें क्या इनमें FDI बैन है क्या नहीं है? और पांचवा ऑप्शन आपके लिए है गैम्बलिंग एंड बैटिंग, यानी देखिए जो गैम्बलिंग वगैरह आप बैटिंग मान लीजिए, जैसे BCCI में कह रहे हैं कि क्रिकेट में बैटिंग को आप कंपलसरी बना दिया जाए। तो देखिए 5 ऑप्शन आपके हो गए। दोबारा से अगर राइटिंग समझ नहीं आ रहा तो फिर से बता देता हूँ। लॉटरी,
चिट फंड्स, निधि कंपनीज, तंबाकू, सिगरेट्स और गैम्बलिंग। इन 5 में से आप बताइए कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जहां एफडीआई बैन है। तो आपने सोच लिया आंसर। अब मैं इसका आंसर देता हूं, आप इन सबको रट्टा मार लीजिए और बार बार इन पर क्वेश्चन आता है। इन सब के सब एरियाज में एफडीआई बैन है, यानी लॉटरी में एफडीआई आप नहीं ला सकते, चिट फंड्स में आप एफडीआई नहीं ला सकते, एंड निधि कंपनी में आप एफडीआई नहीं ला सकते, तंबाकू और सिगरेट्स में भी आप एफडीआई नहीं ला सकते, और गैम्बलिंग और बैटिंग में भी आप एफडीआई नहीं ला सकते। तो देखिए और कौन से क्वेश्चन हम आते हैं इसमें, हम देख लेते हैं। और आगे एक सेकेंड, खाली पेज मिल गया, यहाँ तो भरा हुआ है, एक सेकेंड, ये मिल गया। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम अभी सरकार ने चलाई थी जिसका नाम था जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। ये हमारा ब्रांड बनाने के लिए, जैसे देखिए जैसे चाइना का एक ब्रांड है मेड इन चाइना, ऐसे ही हम भी अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, क्या, ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स में कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलता। मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हमारे प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए ये स्कीम है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इससे होगा क्या, इससे होगा कि हमारा मेक इन इंडिया में एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाएगा, एक अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे वर्ल्ड के अंदर माने जाएंगे, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स माने जाएंगे, सारे लोग हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी वर्ल्ड के अंदर में, हमारे प्रोडक्ट्स को एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा। तो अब इस पे मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या देखिए, क्या ये स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME, क्या स्कीम MSME ने चलाई है क्या नहीं चलाई? पहला फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट जो है वो ये है, क्या यह स्कीम IPR यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इनसे भी डील करती है? क्या ये डिजाइन से भी डील करती है? तो 2 आपके पास में ऑप्शन हो गए। क्या ये स्कीम चलाई है MSME ने चलाई है, और दूसरा ऑप्शन है या फिर कॉमर्स ने चलाई है। आप सोच लीजिए MSME ने चलाई है क्या नहीं चलाई, और दूसरा है ऑप्शन क्या ये IPR या डिजाइन से भी डील करती है या नहीं करती है। तो अब मैं आपको आंसर बताता हूं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों के दोनों फैक्ट सही हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जो MSME ने जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने चलाई है, और ये IPR से भी डील करती है, यानी IPR भी इसमें होगा और उसको एक वो स्ट्रॉन्ग जो है एक प्रोसेस इस्टेब्लिश इसमें करेंगे। तो आगे एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन ये भी न्यूज़ में था, देखिए वो भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। INS अरिहंत ये अभी फिलहाल सुर्खियों में था और हमारी कंट्री ने ये बनाया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए क्या ये जो शिप है वो सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर क्लास है, यानी देखिए पानी के नीचे, सबमर्सिबल यानी पानी के नीचे, सबमर्सिबल बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक यानी क्लास, क्या इस क्लास से ये बिलोंग रखता है? दूसरा ऑप्शन ये है, क्या देखिए K-15 और K-4, देखिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ पहले, ऑप्शन से ही मतलब पहले ही बता देता हूँ। K-15 और K-4 जो होती हैं ये एक मिसाइल्स हैं, और ये मिसाइल क्या होता है देखिए, रेंज इनकी देख लीजिए, और ये DRDO द्वारा बनाई जाती हैं, और जो ये न्यूक्लियर वगैरह जैसे कोई भी सबमरीन वगैरह हो तो इन पे आप इनको लगा सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं दूसरे देशों की टेरिटरी में। जो K-15 है इनकी जो रेंज होती है 750 किलोमीटर, तो याद रखिए आप इसको, और K-4 है तो इनकी रेंज होती है जो 3500 किलोमीटर। तो देखिए जो ज़्यादा वाला है यानी K-15 तो ज़्यादा है, तो उसकी रेंज बल्कि कम है, उल्टा है, देखिए K-4 है उसकी रेंज बल्कि ज़्यादा है 3500 किलोमीटर। तो ऐसे लिंक करके याद हो जाते हैं और कुछ नहीं, जुगाड़ आप इसे कह सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन तो हमने देखा ये है कि सबमर्सिबल बैलिस्टिक क्लास की है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या ये K-15 या फिर K-4 इन क्लास को भी लाद सकती है अपने ऊपर में ताकि लॉन्च किया जा सकते दुश्मन की टेरिटरी में। और तीसरा जो ऑप्शन देख लीजिए आप, क्या इंडिया तीसरा ऐसा देश है जिसने ये INS अरिहंत बनाया है? तो आपने ऑप्शन सोच लिए होंगे कि क्या ये सबमर्सिबल है, दूसरा K-15 या K-4 भी पर लाद सकते हैं क्या नहीं लाद सकते, तीसरा क्या इंडिया तीसरा ऐसा देश है? तो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये एक सबमर्सिबल बैलिस्टिक क्लास की मिसाइल है अरिहंत, और न्यूक्लियर जो है जो मिसाइल्स हैं इन पर लाद सकते हैं, और K-15 और K-4 से भी इन पर लादा जा सकता है ताकि दुश्मन की टेरिटरी पर छोड़ा जा सके। तो इन दोनों फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं। जो तीसरा फैक्ट है, क्या इंडिया तीसरा देश है जिन्होंने ये बनाई है? नहीं, इंडिया तीसरा ऐसा देश नहीं है, इंडिया चौथा ऐसा देश है। अभी तक ये US के पास में है, चाइना के पास में है, और ये अभी रशिया के पास में भी है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया ऐसा दूसरा देश है, तीसरा देश है? मंगल ग्रह पर जाने वाला ऐसा क्वेश्चन आया था कि मंगल ग्रह पर जाने वाला क्या इंडिया पहला ऐसा देश है? इस तरह का क्वेश्चन 2016 के प्रीलिम में आया था। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही, और